Hello everyone, welcome to Drishti Judiciary. I'm Nivedita Raje and today we are going to discuss CLAT undergraduate syllabus in detail. Now before you start with the preparation of any competitive exam, the first and foremost thing to do is to understand the syllabus. तो आज के इस सेशन में हम यही करेंगे, सिलेबस को समझेंगे, डिटेल में बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि प्रिपरेशन के दौरान सिलेबस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हमें ना आए, राइट? लेट अस स्टार्ट। अब ये है इसका डिटेल्ड सिलेबस. दीज आर द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स. द फर्स्ट सब्जेक्ट इज लीगल रीजनिंग. ऑफ कोर्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लीगल रीजनिंग इन आवर प्रीवियस सेक्शन. लॉ से रिलेटेड पैसेजेस आते हैं और उन्हीं पैसेजेस से रिलेटेड सवाल आते हैं. ठीक है, क्लियर है. उसके बाद आता है इंग्लिश. Now the English that you see in your competitive exam is very different than what you might have studied in school. Competitive English काफी अलग होती है. हालांकि ये एग्जाम पैसेज रिलेटेड है और आप बचपन से ही अपने स्कूल में लिटरेचर या फिर लैंग्वेज का जो पेपर है, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश, अनसीन पैसेजेस या अपठित गद्यांश सॉल्व करते आ रहे हैं. बट ट्रस्ट मी, ये वाले अनसीन पैसेजेस उन अनसीन पैसेजेस से काफी डिफरेंट हैं, राइट? यहाँ पे आपको एक अलग बेस की जरूरत होती है. यू नीड टू हैव अ वेरी गुड ग्रामेटिकल फाउंडेशन, you need to have a good vocab, and you need to understand English to be applied in the reasoning style. ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी चीज लगती है सुनने में, लेकिन जैसे जैसे आप सिलेबस में प्रिपरेशन में आगे बढ़ते हैं वैसे ये चीज इजी हो जाती है. तो अभी से ना डरें, पहले तैयारी शुरू करें. उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. सिंपल वर्ड्स में ये मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स इज, आई अंडरस्टैंड, एज एन an anathema for most of the students because majority students who sit for this exam do not have maths as their major subject in 11th or 12th. But not to worry, 11th 12th की जो mathematics है वो इस एग्जाम में आती ही नहीं है, राइट? वो तो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल मैथमेटिक्स हो जाता है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बाइनोमियल्स एंड व्हाट नॉट. माय गॉड. So you don't need to worry. The mathematics that is asked in CLAT is relatively simple. It comes from the level of 9-10 standard. उस दौरान सबने गणित पढ़ी होती है, सबको उतना मैथमेटिक्स आता ही है. बस फर्क ये है कि आपको याद होगा एनसीईआरटी या जो भी कुछ आप जिस भी बोर्ड से आते हैं, यू मस्ट रिमेंबर दोज प्रॉब्लम क्वेश्चंस, राइट? पूरी की पूरी कहानी दे रखी है. राज इतनी स्पीड से इतना काम कर रहा है और वो इतनी स्पीड से 2 दिन में काम खत्म कर सकता है, तो इतनी स्पीड में कितने दिन में काम खत्म कर देगा, राइट? सो दे गिव यू अ सिनेरियो एंड बेस्ड ऑन दैट सिनेरियो यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन, वही इक्वेशन फॉर्मूला वगैरह लगा के. ये कुछ कुछ उसी तरह से है, एक्सेप्ट दैट द प्रॉब्लम्स आर नॉट they do not end in 2-3 lines. They actually are in the form of a passage. So 300-350 words का passage होता है, sometimes even less, राइट? और उसमें फिर आपको उस पैसेज के अकॉर्डिंग जैसे जैसे वो आपको गाइड कर रहा है, आप टेबल बनाएंगे एंड देन यू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज रियली आस्किंग यू, राइट? उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग इज अनदर वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एस्पेक्ट ऑफ दिस एग्जाम. यहाँ पे जो लॉजिकल रीजनिंग है वो सिंपल और डिफिकल्ट के बीच में है कहीं पे, राइट? इट इज नीदर सिंपल नॉर डिफिकल्ट, दोनों के कहीं बीच में आती है ये. तो ऐसा नहीं कि आपको जी मैट के और कैट के लेवल की लॉजिकल रीजनिंग करनी है, ऑफ कोर्स नॉट. लेकिन आपको बिल्कुल बेसिक लॉजिकल रीजनिंग भी नहीं करनी होती है. लॉजिकल रीजनिंग अपने आप में इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट, समथिंग दैट नो स्टूडेंट इज फेमिलियर विद व्हेन स्पेशली हु comes directly from school. But we train you in this regard, and over the time when when you become familiar with the pattern and the concepts that are mostly asked in this section, you feel comfortable with logical reasoning as well. And the last but not the least, GK current affairs. Again, ये दूसरा 25% है पेपर का. Legal reasoning is about 25% of this exam. English लगभग 20% है, क्वांट 10% है, लॉजिकल भी 20% है और जीके करंट अफेयर्स 25% है. लीगल और जीके करंट अफेयर्स टोटल फॉर्म अबाउट 50% ऑफ द पेपर, जिसमें लीगल थोड़ा एक्स्ट्रा ही आता है, राइट? और बाकी के जो 3 सेक्शन है वो दूसरा 50% है. अब मैंने आपको अपने पहले सेशन में भी बताया था कि लीगल का और जीके का जो लेवल होता है, द प्रेपरेशन लेवल,
the pedestal on which a child stands when it comes to the preparation of legal and GK is relatively same for all, because nobody is studying law or GK in their school days, right? तो ये aptitude पे बेस करता है, और वो जो लीगल एक्यूमेन होता है या फिर जीके को रिटेन करने की जो एक स्किल होती है, वो हर बच्चे में नहीं होती, वो काफी रेयर होती है। तो इन दोनों में लगभग लगभग बच्चे सेम लेवल पे रहते हैं, सेम मार्क्स आते हैं, 1-2 मार्क्स ऊपर या नीचे डिपेंडिंग ऑन की रिटेंशन कैपेबिलिटी कैसी है, रीडिंग स्किल्स कैसी हैं, एटसेट्रा। ऑफ कोर्स दे कंट्रीब्यूट टू दीज 2 सेक्शंस। लेकिन बाकी का 50% जो है वो, उसमें अगर स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा एफर्ट डाले, स्पेशली लॉजिकल और क्वांट में, तो वहां पे वो एक एडवांटेज गेन कर सकते हैं। दे कैन एक्चुअली गेन एन एडवांटेज, स्पेशली व्हेन क्वांटिटेटिव और लॉजिकल को बच्चे प्रिपरेशन के दौरान इग्नोर ही कर देते हैं और सिर्फ लीगल और जीके पर ही फोकस रखने हैं। सो दैट इज नॉट अ मिस्टेक यू आर सपोज टू मेक, स्पेशली इफ यू आर एमिंग फॉर अ गुड कॉलेज। इफ यू वांट टू लैंड इन टॉप टियर कॉलेजेस, टॉप 10, और बहुत अच्छा स्कोर चाहिए आपको, रैंक चाहिए, आप टॉप 5 में, टॉप 3 में, टॉप 10 में आना चाहते हैं, तो आप एग्जाम के किसी भी सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते। You have to pay equal attention to all the sections. There would definitely be a section in which you are specially good at. Of course, that becomes your upper hand. आप उसमें अच्छा करेंगे, आप उसमें बेहतर कर सकते हैं, अपने मार्क्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कोई एक सेक्शन होगा जिसमें आप अपने आप को बहुत वीक मानते होंगे, प्रैक्टिस से वो वीकनेस सुधारी जा सकती है। एग्जाम दिसंबर में है, यू स्टिल हैव टाइम, आप बहुत अच्छे से you can overpower that weakness and you can become very good till the time you are ready to take the exam, right? So these are the sections. Let's discuss them one by one. The first is legal reasoning. अब legal reasoning का content क्या है? Obviously law. Now this law is majorly based on 5 giants: constitution, contracts. I apologize for my handwriting. It was never my good characteristic, but I don't need it. Contract, then we have criminal. अब criminal code change हो चुका है, लेकिन criminal में जो focus रहता है वो substantive law पे रहता है। मतलब आपके syllabus में BNS, भारतीय न्याय संहिता, ज्यादा important है। Then of course we have torts, ठीक है, और उसके बाद आता है family. फैमिली में मेजरली हिंदू मुस्लिम लॉज पर ही फोकस रहता है, बाकी का कुछ ज्यादा नहीं पूछा जाता। बट ऑफ कोर्स वी डू नॉट हैव टू डाइव डीप इनटू दीज कांसेप्ट्स, वी आर नॉट टू रिसर्च ऑन द सब्जेक्ट्स, पीएचडी नहीं करनी है हमें सिर्फ कंपेटिटिव एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है जो लिमिटेड होती है। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट, क्रिमिनल कोड, लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड फैमिली लॉ, ये हैं जिनमें से एक पैसेज आता ही आता है। Total you would have about 6 to 7 passages, right? Since the scheme has changed, 150 से 120 हो चुके हैं, तो obviously एक आध पैसेज हर सेक्शन से हटा दिया गया है। तो एक पैसेज इन सब लॉ में से लगभग आ ही जाता है। और उसके बाद हम दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं जो है मिसलेनियस। मिसलेनियस में there can be any law. I told you in my previous section that law is not exhaustive. Any single thing, the most trivial thing that you do in your daily life, the most routine of your activity is also subject to some or the other law. सब्जी खरीदने से लेकर या पेंसिल जैसी छोटी चीज को खरीदने से लेकर कोई बिल्डिंग खरीदने तक अलग अलग लॉज आपके इन एक्टिविटीज को गवर्न करते हैं। तो everything that you do is governed by some law. The question is, are all these laws important? No, they are not. Only the laws which have been part of media, जो कि सनसनीखेज खबरों में रहे हैं या फिर न्यूज़पेपर्स में उनको डिस्कस किया गया है, कोई नया डेवलपमेंट उन पे हुआ है, कोई नया अमेंडमेंट आ गया है, किसी वजह से उस लॉ पर कोई बातचीत चल रही है, उसे मीडिया हाउसेस रिपोर्ट कर रहे हैं, न्यूज़पेपर में उस पे एडिटोरियल्स आ रहे हैं, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन रिलेशन टू दैट लॉ, वो लॉ इमीडिएटली इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन क्या वो पूरा ही लॉ पढ़ना पड़ेगा? नहीं, दैट इज ऑल्सो अनदर फैक्टर। वो पूरा लॉ नहीं पढ़ना। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। कोई नया केस लॉ आया है जहां पे इंडियन आयुर्वेद मेडिसिन को कोई
मल्टीनेशनल कंपनी कॉपी करने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वायलेट हो जाता है। अब इसकी वजह से ये केस जो है वो काफी रिपोर्ट किया जा रहा है, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। देयर वाज दिस केस व्हेन आई वाज इन कॉलेज, पामोलिव ने एक आयुर्वेदिक रेमेडी को अपने टूथपेस्ट में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की थी। इंडिया ने केस कर दिया था एंड थैंकफुली इंडिया वन, राइट। लेकिन ये बहुत पुराना केस हो गया। इससे मिलता जुलता अगर कोई केस आता है, बर्गर किंग का भी एक केस आया था, राइट। सो people are talking about it, there are newspapers talking about it, and then suddenly intellectual property rights, which is not as important when it comes to your syllabus, suddenly becomes important. And not the entire intellectual property, of course, that part which is being reported by the newspapers or being talked about in the media houses, only that part. उससे ancillary अगर कोई topic या subject है तो वो आपको पढ़ लेना चाहिए क्योंकि आ सकता है। लेकिन जो ज्यादा चांसेस हैं वो यही है कि वही केस या वही प्रेमाइस आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर पेटेंट पे कोई बात हो रही है तो पेटेंट को डिटेल में पढ़ लेना इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। पेटेंट अगर आप पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा कॉपीराइट, थोड़ा सा ट्रेडमार्क, थोड़ा सा इन सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो एक्चुअली हैं उनको हल्का सा ब्रीफ में पढ़ लेना इज नेवर अ बैड आइडिया। What I'm trying to say is that you do not have to dive into too much detail when it comes to ancillary or miscellaneous laws. You don't have to dive into detail even when it comes to these four giants. इनमें भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना होता है, एक सरफेस पे रहकर ही तैयारी करनी है। माइंड यू अभी आप ग्रेजुएशन में उतरे नहीं है तो इन पे रिसर्च अभी शुरू नहीं होगी, लेकिन एज अ प्रोस्पेक्टिव लॉयर और अ जुडिशियल magistrate or anybody who is part of this legal fraternity, there is a certain amount of legal knowledge that the consortium expects from you. और वही एक्सपेक्टेशन जो है वो आपको एक सरफेस तक पूरा कर देना होता है, बस बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, कोई कमेंट्री नहीं पढ़नी, कोई रिसर्च नहीं करनी, कोई अशोक जैन नहीं उठानी, रतन लाल धीरज लाल नहीं उठानी, कोई टेक्स्ट बुक नहीं। whatever is being taught to you in the classes by me is more than enough. ओके चलो अब आते हैं लेंथ। क्या लेंथ रहती है पैसेजेस की? बाकी सेक्शंस के कंपैरिजन में लीगल रीजनिंग के पैसेजेस थोड़े से डिटेल्ड होते हैं। The maximum word limit is definitely 450. Sometimes I have seen that they exceeded, but not to a very high extent. मतलब 450 से 950 नहीं हो जाएगा, 450 से मे बी 460, 475, बट इससे ज्यादा नहीं। बट लीगल रीजनिंग के पैसेजेस सबसे ज्यादा लेंदी होते हैं, इनफैक्ट इनके क्वेश्चंस भी लेंदी होते हैं। सोर्स कोई भी हो सकता है, जनरली इट इज ईदर अ न्यूज़पेपर और अ मैगजीन, जनरल सोर्स, ठीक है। न्यूज़पेपर और मैगजीन से ही एडिटोरियल्स, एक्सर्प्ट्स, ओपिनियन को सोर्स किया जाता है और एग्जाम में दिया जाता है। ओके सो मूविंग ऑन टू द एबिलिटीज दैट आर टेस्टेड थ्रू लीगल रीजनिंग सेक्शन। द फर्स्ट थिंग इज टू आइडेंटिफाई द लीगल प्रिंसिपल। सबसे पहली जो स्किल आपकी टेस्ट की जाती है थ्रू दिस सेक्शन इज whether or not you can understand law given in that passage. So identification of legal principle is not that you have determined अच्छा section 18 है, ओ दिखाई दे गया मुझे section 18, of course सबको दिखाई दे जाएगा section 18 अगर mentioned है किसी भी act का, या let's say article 18 constitution का, but that is not what we are referring to. Identification means whether or not you are able to understand the principle or the concept, legal concept given in that passage. If you are able to understand it, you would also understand the application. Let's say article 14 दिया हुआ है right to equality, but right to equality is not given per se, it is given in the form of its exceptions कि भाई right to equality के exceptions हैं, उसके भी कुछ parameters हैं, aspects हैं जिनको cover करना पड़ता है। right to equality is not to be applied in black letter, it has various aspects, जैसे कि reservation can be understood as one of the exceptions of equality. जब हम सबको equal treat कर रहे हैं या consider कर रहे हैं तो ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को privilege दी जा रही है reservation के नाम पे, तो वो equality का ही aspect है। दो लोग हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ है, इन दो लोगों को equally treat नहीं किया जा सकता, पहले इसको ऊपर लाना पड़ेगा, राइट और जब ये दोनों एक पेडेस्टल पे आ जाएंगे तब इनको इक्वली कंसिडर करने के बारे में सोचा जा सकता है।
रिजर्वेशन इसी गैप को मिटाने का एक प्रोसेस है कि ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है लोगों के बीच कास्ट की वजह से और उनकी डिसेबिलिटी की वजह से, उनकी फिजिकल डेफिशिएंसी की वजह से, बायोलॉजी की वजह से या किसी भी वजह से, that gap has to be removed so that everybody is actually equal before they can be treated equally. अब second है legal reasoning में आपको टेस्ट किस बेसिस पे किया जा रहा है. What are the parameters on which you are tested upon? What is it that you need in order to ace this section? Right, so there's a certain exercise that you have to go through. कुछ skills चाहिए और अगर वो skills आपके पास है तो legal reasoning में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं. तो सबसे पहले जो एबिलिटी टेस्ट की जाती है वो है आइडेंटिफाइंग लीगल प्रिंसिपल्स. आर यू एबल टू आइडेंटिफाई लीगल प्रिंसिपल्स? आई एम नॉट टॉकिंग इन अ लिटरेरी सेंस. वी आर नॉट रेफरिंग टू आपने पैसेज पढ़ा और आपको दिखाई दे गया आर्टिकल और सेक्शन मेंशन. नो, we actually refer to whether or not you are able to understand that given legal principle, right? So if you are able to understand it, मतलब आपका legal acumen developed है, आप पैनिक के स्टेट में भी एक लॉ को पढ़ के उसे समझ सकते हैं और यही है आपकी पहली स्किल. ये एक स्किल है, you need to be able to understand it और उसे समझने के लिए एक प्रायर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग जरूरी है. शायद एक नॉर्मल सर्कमस्टांस में अगर उस पैसेज को आप लगातार 3-4 बार पढ़ें बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी स्ट्रेस के, तो आपको समझ आ जाए. बट इन दैट गिवन circumstance where you are practically sitting inside a pressure cooker, you are competing among thousands of students and you are expected to understand something which you have never read before. राइट, और वो आपके पास एक टाइम भी है, क्लॉक टिक टिक कर रहा है लगातार, आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसी गिवन टाइम में. तो वो जो पैनिक और प्रेशर होता है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को, आपके जितनी जो भी स्किल है जो आपको इंग्लिश समझाती है और कंसेप्ट को समझाती है, वो आप रिलेटिवली स्लो काम करेगी और बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप लॉ को पढ़ लेते हैं पहले ही. whatever it is that might come in the exam is already taught to you. और जब आप उससे फेमिलियर हो जाते हैं, लॉ को ऑलरेडी समझने लगते हैं, तो कैसा भी कहीं से भी लॉ आ जाए, पैसेज में उसे पढ़ के आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी. सो द प्रिपरेशन टिप हियर इज टू read law beforehand. That is the first thing that you need to do. After you have read it, you become comfortable with the law and you'd be able to understand what is given in the passage. पहली स्किल आपकी पूरी हो गई, पहले जो एक्सरसाइज का स्टेप है वो फुलफिल हो गया. नेक्स्ट इज वेदर और नॉट यू कैन अप्लाई दैट प्रिंसिपल इन द गिवन फैक्चुअल सिनेरियो. अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल इज नॉट इनफ. यू आर एबल टू अंडरस्टैंड लॉ, बहुत अच्छी बात है. आप लॉ को पढ़ के समझ जाते हैं, इंग्लिश को आप समझ जाते हैं, बेयर एक्ट में जो बेयर प्रोविजंस दे रखे हैं उन्हें पढ़ के आपको एकदम समझ आ जाता है कि अरे मैं समझ गया ये क्या सेक्शन 18 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल रहा है या आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है. कंप्लीटली अंडरस्टैंड. बट डू यू रियली अंडरस्टैंड इट? लॉ इज नॉट जस्ट थ्योरी, इट हैज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. सिर्फ लॉ को समझना, उसे पढ़ना काफी नहीं है. क्या उस लॉ को पढ़ के आप यूज कर सकते हैं? कैन यू अप्लाई इट? बिल्कुल वैसे ही जैसे कि डॉक्टर ने बहुत सारी मेडिसिन रट ली, लेकिन क्या उन मेडिसिन को वो प्रिस्क्राइब कर सकता है? मेडिसिन के नाम उसे याद हैं, कम से कम 10,000 मेडिसिन याद हैं उसे. बट इफ अ पेशेंट कम्स टू हिम, वुड ही एबल टू प्रिस्क्राइब एनी ऑफ दोज मेडिकेशंस टू हिम? That is a skill. Similarly, a lawyer has a skill to apply law. That is what this profession is all about. And that is what legal reasoning section is also testing you upon. तो क्या आप उस लॉ को पढ़ के अप्लाई कर सकते हैं? लेट्स से कि एक पैसेज आता है जो आर्टिकल 14 को डिस्कस कर रहा है, रिजर्वेशन को डिस्कस कर रहा है. आपने रिजर्वेशन पढ़ लिया, आपको पहले से आता भी था रिजर्वेशन, आर्टिकल 14 पढ़ लिया, अब आप समझ गए हैं. फैक्चुअल सिनेरियो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं. दो लोगों का एग्जाम्पल दे रखा है, रमेश एंड सुरेश. रमेश फिजिकली डिसेबल्ड है, सुरेश बिल्कुल फिट है. दोनों क्लैट यूजी एंट्रेंस के लिए अपियर होते हैं. रमेश जो है वो एक सर्टन स्कोर लेकर आता है और कॉलेज के लिए क्वालिफाई कर लेता है. सुरेश वही स्कोर लेकर आता है लेकिन उसे कोई कॉलेज नहीं मिलता. सुरेश को समझ आता है कि भाई हम दोनों के स्कोर सेम थे, मुझे कॉलेज नहीं मिला और इसे मिल गया, ये तो इक्वालिटी नहीं है. दिस इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Now the factual scenario is telling you exactly that. Suresh lodges a complaint against the violation of his fundamental rights given in Article 14 and 15 and the score being the same, they give you a story. और फिर आपसे पूछ लिया जाता है, will Suresh succeed?
Now, if you understand the principle behind reservation policies and what the passage has been trying to tell you, you'd be able to conclude कि भाई सुरेश सक्सेसफुल होगा या नहीं. इसका जवाब है नहीं, राइट? लेकिन ऑप्शंस दे रखे हैं चार ऑप्शंस दे रखे हैं. लेट्स से यस एंड नो में ऑप्शंस दे रखे हैं. हाँ, यस, सुरेश वुड बी सक्सेसफुल बिकॉज दिस क्लियरली इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14. Yes, Suresh would be successful because this is not how democracy functions and nobody should be subjected to such torture. Right? उसने मेहनत की थी, उसने प्रिपरेशन की थी, उसे कॉलेज मिलना चाहिए था. ये ऑप्शन सेकंड. तीसरा ऑप्शन नो में है. नो, he won't succeed because Ramesh being physically disabled deserves some sympathy. After all, he took an effort to come to the center and take the exam. This was a lot. Probably he's poor and let's just give him the college. This is third option. And the fourth option is no, Suresh won't succeed because Ramesh being physically disabled is entitled to the reservation privilege that Indian Constitution under Article 14 offers him. राइट? अगर आप समझते हैं, अच्छे से समझ गए हैं पैसेज को और आप पहले से ही रेजर्वेशन का एजेंडा, ऑब्जेक्ट, आर्टिकल 14 का प्रिंसिपल, रीजनेबल क्लासिफिकेशन, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एटसेट्रा को समझते हैं, तो आप इमीडिएटली ऑप्शन डी को सेलेक्ट कर देंगे बिकॉज दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. ये है आपका आंसर सॉल्विंग का तरीका. नाउ द रिजर्वेशन इज नॉट रियली गिवन टू यू इन द स्ट्रिक्टेस्ट सेंस. आपको बस समझा दिया है कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पे रीजनेबल क्लासिफिकेशन आर्टिकल 14 अलाउ करता है. 2-3 आपको केस लॉ दे दिए, रिजर्वेशन का कोई मेंशन नहीं डाला, राइट? या फिर अमेंडमेंट डाल दिया कि नहीं, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था चंपागम दुराई राजन के साथ जिसमें आर्टिकल 15 और 16 में क्लॉज 4 ऐड किए गए सो दैट शेड्यूल्ड tribes and scheduled castes could be given the benefit of reservation. That is it. They do not tell you anything about the reservation because they expect you to understand what reservation is beforehand. तो अगर आप समझते हैं रिजर्वेशन और रिजर्वेशन के पॉलिसीज और रिजर्वेशन को जब अप्लाई करते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या निकलता है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे और यही आपका दूसरा और तीसरा स्टेप भी फुलफिल हो जाएगा. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू ट्रेन यू इन. ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं. प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो यू नीड टू बी गुड विद द बेसिक लीगल कंसेप्ट्स. दैट्स इट. Nothing more, nothing less, but you need to be able to understand law. Law को prior पढ़ना जरूरी है, right? In 2020, when CLAT changed the pattern, they specifically mentioned that no prior knowledge of law would be required in order to take this exam. And then they give you the most difficult exam of the decade, in which they ask you or they give you passages from the most complicated concepts available in the laws. राइट और फिर बच्चा वो लेंदी भी है और वो कंसेप्ट टिपिकल भी है. मर्डर पे आ गया है कल और वो पाला घर का जो इंसिडेंट था और पता नहीं वो फोर्स मेजर एंड व्हाट नॉट, और बच्चा जो बिल्कुल यही सोच के चला गया एग्जाम देने, अरे लॉ की तो जरूरत है ही नहीं, वो उस पैनिक स्ट्रिकन माहौल में कैसे उस लॉ को पढ़ के समझ सकता है. फिर 2021 में क्लैट कंसोर्शियम ने अपना स्टैंड चेंज कर दिया. अ लिटिल बिट ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ वुड बी beneficial, right? So of course it's not a little bit knowledge, you need to be able to understand law to a sufficient amount. बिल्कुल सरफेस भी नहीं लेकिन बहुत ज्यादा डीप भी नहीं, somewhere in the middle. Of course we'll train you in that. Then regular reading of current affairs or current legal issues. Like I said, there's rarely a passage which is based on conventional law or something which is directly taken from the law. कोई अमेंडमेंट, जैसे कोई बहुत पुराना अमेंडमेंट या कोई बहुत पुराना लैंडमार्क या बिल्कुल ही कोर कन्वेंशनल लॉ, आर्टिकल 16 समझा दिया, मर्डर समझा दिया, डाउरी डेथ समझा दिया, पैसेज में मतलब मेंशन कर दिया, राइट? या किसी टेक्स्ट बुक से उठाकर आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया कि ये डाउरी डेथ है. पैसेजेस आर नॉट लाइक दैट. Consortium takes an effort to build these passages, and these passages are generally based on what is happening in the world, because in a way they are also testing you on your awareness skill कि आप कितने अवेयर हैं, कि आपको पता है कि आपके देश में कानून की क्या स्थिति है, कि आपको पता है कि देश में चल क्या रहा है स्पेशली लॉ को लेकर. तो पैसेजेस जो हैं वो करंट ही होते हैं. उस करंट पैसेज में कोई कंसेप्ट, कोई पुराना लॉ, पुराना मतलब कोई कन्वेंशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट जैसा सब्सटैंटिव लॉ हो सकता है, लेकिन कोई नया लॉ भी हो सकता है. सो द बेस्ट वे इज टू बी अपडेटेड विद व्हाटएवर इज हैपनिंग. वील टेक केयर ऑफ दैट आल्सो. Then you need to practice with legal scenarios, which means that you need to regularly practice the passage.
पैसेज पढ़ के सॉल्व करना इज नॉट इनफ, यू नीड टू डू इट इन अ टाइम बाउंड मैनर, बिकॉज अनलिमिटेड टाइम नहीं है उस पैसेज को पढ़ के सॉल्व करने के लिए. यू नीड टू बी एबल टू डू इट इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, जिसके लिए एक प्रैक्टिस चाहिए. तो रीडिंग स्किल पे काम करना बहुत जरूरी है. एंड रीडिंग जस्ट लाइक एनीथिंग comes with practice. So if you start practicing right now, by the time December comes, you'd have developed this skill in a sufficient manner. मतलब आप एग्जाम को पूरा कर लेंगे. Critical thinking and analysis is something that develops over time. As you start studying law, you start getting familiar with the legal premises, legal concepts, etc. Critically think करने लगते हैं आप automatically, right? तो इसको डेवलप करने के लिए कोई एक्स्ट्रा स्पेशल एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, ये अपने आप ही हो जाता है. मॉक टेस्ट एंड सैम्पल क्वेश्चंस, व्हाटएवर मॉक टेस्ट और सैम्पल क्वेश्चंस और प्रैक्टिस शीट्स दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू विद, बी रिलीजियस विद देम. आपको क्लास के दौरान, क्लास से बाहर या किसी भी सिचुएशन में हम अगर पैसेज प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं, चाहे क्लास वर्क पे या फिर होमवर्क में, मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग इट. आप जितने पैसेजेस को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी पैसेज सॉल्विंग आर्ट की पकड़ बढ़ेगी. द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम, राइट? सो द एंटायर थिंग, the entire skill that revolves or that governs whether or not you would be able to qualify a competitive exam is whether you have practiced or not. आपने कितना प्रैक्टिस किया है. कंपेटिटिव एग्जाम को निकालने का जो सबसे बड़ा की होता है वो प्रैक्टिस ही होता है. डिड यू प्रैक्टिस फॉर इट? जितने भी बच्चे, चाहे बड़े से बड़ा कंपटीशन हो, यूपीएससी ले लीजिए, वो बच्चे हर वक्त आंसर्स लिखते ही रहते हैं, क्योंकि और कोई तरीका नहीं. सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, पढ़ने का एग्जाम नहीं है ये. दे एक्सपेक्ट यू टू डिलीवर व्हाट यू हैव रेड, एंड अनलेस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन योर डिलीवरी, यू वोंट बी एबल टू डू एज वेल. तो उस डिलीवरी पर अपनी पढ़ाई को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और वो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट और सैंपल क्वेश्चन से आप करते हैं. ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं. नाउ वी हैव इंग्लिश. इंग्लिश रिलेटिवली छोटा होता है, 20% है, तो अबाउट 4 to 5 पैसेजेस आते हैं इंग्लिश में. कम भी हो सकते हैं, 3 to 4 हो सकते हैं. समवेयर अराउंड 22 to 24 क्वेश्चन. ओके, अब इंग्लिश में कंप्रिहेंशन जो है, बेसिकली इट्स मोर लाइक अ कंप्रिहेंशन पैसेज. दे गिव यू अ कंप्रिहेंशन पैसेज एंड देन यू नीड टू रीड द पैसेज, और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे. बहुत ही सिंपल है, हर पैसेज में यही होता है, बट द क्वेश्चंस माइट बी डिफरेंट. जैसे कि लेट्स से दैट दे गिव यू अ पैसेज, एंड मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, एंड देयर आर सर्टेन स्टेटमेंट्स इन द पैसेज which are not correctly framed, right? And then the question asks you, this is the statement given, do you think it is correctly framed? If not, how else it should be framed? और आपको ऑप्शंस दे दिए. ये तो एक बहुत हाई एंड क्वेश्चन हो गया. इनडायरेक्ट, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, एक्टिव पैसिव पूछा जा सकता है, वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सोर्स जो होता है वो कुछ भी हो सकता है. जनरली इट कैन बी अ फिक्शनल और अ नॉन फिक्शनल राइटर. सिंस it is English, whatever is given in the passage is only relevant to the questions that are there. ठीक है, उसको पहले से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इंग्लिश का पैसेज कहाँ से आएगा. लॉ में और जीके में यू कैन डेफिनेटली हैव एन आइडिया कि कहाँ से क्या आ सकता है, किस तरह का पैसेज आ सकता है, क्या पूछा जा सकता है, क्या लॉ आ सकता है. दिस इज डेफिनेटली समथिंग दैट यू कैन कंक्लूड, बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश एवरीथिंग इज अनप्रेडिक्टेबल एक्सेप्ट फॉर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट माइट बी देयर. So there is a definite syllabus for English, and you need to keep practicing those kind of questions through passages, and you'd be able to do well. Right? Length बहुत ज़्यादा नहीं होती है, maximum 300 words का passage होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है. अब इसमें आपको जो ability चाहिए वो ये है कि आप पैसेज का ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं या नहीं, ऑथर का टोन समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे. राइट? सो द स्किल्स दैट यू रिक्वायर आर द रीडिंग, ऑफ कोर्स, comprehension ability. You need to be able to understand the tone of the passage, the tone of the author, the object of the passage, and grammar. ठीक है, तो ये स्किल्स हैं जो आपको चाहिए इंग्लिश में एक्सेल करने के लिए. रीडिंग स्किल, कंप्रिहेंशन और ग्रामर.
अगर इन तीनों को आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो इंग्लिश में डिसेंट स्कोर लाया जा सकता है। पैसेज का सोर्स वाकई नहीं एग्जॉस्ट किया जा सकता, लेकिन किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे इसका अंदाजा रहता है, उन्हीं को लगातार प्रैक्टिस करिए। इंग्लिश इज प्रिटी डिड्यूसिबल। So what are the preparation tips you require in English? Well, you need to have a good grammatical understanding. जो बिल्कुल बेसिक ग्रामर आपको सिखाई गई थी 9th 10th में 8th में, और जो रेन एंड मार्टिन में ऑफ कोर्स बताई जाती है, वो आपको रिफ्रेश करने की जरूरत है। With that, you need to have a good vocab base. अब vocab करने का तरीका जो आपको अक्सर बताया जाएगा वो ये है कि भाई कोई भी डिफिकल्ट वर्ड मिले उसको एक छोटे से पीस ऑफ पेपर पे लिख लो along with the meaning and maybe a usage also, and then you put it in your pocket. You know, during the 24 hours कई बार पॉकेट में हाथ जाता है और फिर आप उसे कागज के टुकड़े को निकालते हैं, आप उस वर्ड को कई बार देख लेंगे और इस तरह से वो आपके सबकॉन्शियस में रह जाएगा। Well, as good as this idea sounds, it generally doesn't work, क्योंकि पॉकेट में हाथ उतना नहीं जाता है ऑनेस्टली। ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं, बहुत गर्मी होती है यहाँ पे, nobody puts their hands in pockets. So the best way is to just, there's an extra effort that you have to do. डिक्शनरी खोल के याद नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ न्यूज़पेपर को पढ़ा जा सकता है। न्यूज़पेपर गिव्स यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, जीके और लीगल दोनों के लिए काफ़ी यूजफुल है। उसके अलावा आपकी रीडिंग स्किल को भी डेवलप करेगा और आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर इंग्लिश का समझाएगा। न्यूज़पेपर में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको पता नहीं होते, उससे आप अपने वोकैब को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एटलीस्ट अगर आपको उसके मीनिंग को एकदम नहीं देखना है, या फिर कोई ऐसा वर्ड आ गया है जिसका मीनिंग आपको भले ही ना आता हो, लेकिन न्यूज़पेपर या फिर उस स्टेटमेंट, उस एडिटोरियल या उस न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में आप किसी तरह से मतलब निकाल चुके हैं। You are able to deduce the meaning because of the context in which that word is used. You were able to understand the context. Right? So this is something that develops over time. Competition है, हर चीज धीरे धीरे डेवलप होगी। तो आपने क्या करना है कि न्यूज़पेपर को रेगुलरली पढ़ना है। यू नीड टू मेक इट पार्ट ऑफ योर डेली रिजीम। Newspaper works on many levels. In fact, the first suggestion or the first guidance that anybody would give you when it comes to a competitive exam, चाहे वो law college entrance हो या फिर सबसे बड़ी नौकरी का एग्जाम, न्यूज़पेपर पढ़ना इम्पेरेटिव है। तो शुरुआत जो है वो अपनी न्यूज़पेपर से करिए। आपका इंग्लिश, लीगल, जीके तीनों ही अच्छी तरह से अपने आप प्रिपेयर होने लगेगा। ठीक है। Now, this is how you basically, this is what this syllabus is. सबसे पहले तो deriving conclusions and inferences skill वही है, practice. There is reading होनी चाहिए, basically reading and comprehension ability. So if you're good in comprehending, understanding the passage, you'd be able to do it. Preparation का तरीका वही है, reading and practice. Reading करते रहिए, practice करते रहिए, you'd be able to do it. Creating an excerpt in your mind. Of course, when you read the passage, you have to create a certain idea what the passage is trying to tell you. This is the reason why I said in the first place कि tone समझना जरूरी है. When you understand the tone, you are able to derive the context, और उस context की वजह से काफ़ी चीज़ें clear हो जाती हैं। Active को passive में convert करना easy होगा, direct को indirect में convert करना easy होगा, किसी वर्ड का मीनिंग निकालना इजी होगा, एंटोनिम इजी होगा, सिनोनिम इजी होगा। ये सब तभी आप कर पाएंगे जब आप पैसेज के कंटेक्स्ट को समझ गए हैं, राइट। और इस कंटेक्स्ट को समझने के लिए जो स्किल है, अगेन वो रीडिंग है। इंग्लिश इज ऑल अबाउट रीडिंग। हाउ मच डिड यू रीड, हाउ वेल इज योर रीडिंग स्किल, बिकॉज इफ इट इज वेल डेवलप्ड, वेल यू विल बी एबल टू डू वेल इन इंग्लिश एज वेल। ठीक है। प्रिपरेशन की टिप वही है कि रीड करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग रीडिंग, दैट इज ऑल I would advise when it comes to English preparation. Contrast and comparison, the same thing that works in everything works in every topic of English. Words, phrases में there is no special thing that is required. Try to memorize or keep in your repository whatever new words or phrases that you come across. वो आप न्यूज़पेपर से निकाल रहे हैं या फिर किसी पैसेज को प्रैक्टिस करते वक्त निकाल चुके हैं, उसको अपने रिपोजिटरी में रखिए। कोशिश करिए बार बार उसे रिवाइज करने की, सो दैट इट रिमेन्स इन योर माइंड, राइट। कौन सा वर्ड कहाँ से आ जाए इसको प्रेडिक्ट तो किया नहीं जा सकता, तो तरीका यही है कि भाई आप
पैसेज के कंप्रिहेंशन को इतना अच्छे से डेवलप कर ले कि इस चीज में कोई परेशानी हो ही ना. ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज. लेट्स मूव ऑन. This is the preparation strategy. Like I said, I already told you, regular reading बहुत ज़रूरी है. Mock papers को और sample test को लगातार practice करना है as much as you can. And then previous year CLAT papers would give you an idea of what kind of questions are asked. अगर antonym synonym आते हैं तो कितने आते हैं, grammar के किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ग्रामर भी इतना सा नहीं है, ग्रामर इज वास्ट, राइट. सो व्हाट काइंड ऑफ ग्रामर आर दे लुकिंग फॉर इन अ स्टूडेंट, right? So by going through the previous year question paper, you can get the idea of the syllabus, and that would help you prepare in that manner or accordingly. Then we have quantitative. Quantitative is not my subject. I'm a legal reasoning professor, so obviously मेरा हाथ इसमें तंग है, लेकिन मैं आपको general guidance दे ही सकती हूँ. तो क्वांटिटेटिव इज बेसिकली डेटा इंटरप्रिटेशन. कंटेंट कहीं से भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट है कि आपकी बेसिक मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज कैसी हैं, आप गुणा भाग कर सकते हैं कि नहीं, बस. ठीक है, घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, गुणा भाग कर सकते हैं. आपका एप्टीट्यूड कैसा है व्हेन इट कम्स टू क्वांट. क्वांट इज नॉट जस्ट अबाउट वेदर और नॉट यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट. ऑफ कोर्स इट tests you on the presence of your mind. Do you have a good enough presence of mind? यही जितने भी मैथमेटिक्स के जीनियसेस होते हैं उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है. दैट इज द रीजन व्हाई दैट प्रेडिक्शन कैपेबिलिटीज आर सो ग्रेट, क्योंकि मैथमेटिक्स इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन, राइट. तो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आपका कैसा है बेसिकली. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द पैसेज एंड देन डिराइव व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग यू. ओके, तो these are the areas which are covered. Standards, the standard areas हैं ये. Basic arithmetic, ratio proportion, simple interest, profit loss, etc. Then a little bit of algebra, not high-end algebra, but basic. Then you have mensuration and statistics. ठीक है, ज्योमेट्री से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, बट अगेन वो बहुत बेसिक ही आते हैं. 9th-10th के क्वेश्चंस जो आपने 9th-10th में भी बड़े इजीली सॉल्व किए थे, वो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं. ओके, अब यहाँ की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है. बेसिक्स को ब्रश करना है और रेगुलरली प्रैक्टिस करना है. DI, डेटा इंटरप्रिटेशन, इज सिंपली सॉल्विंग द प्रॉब्लम. उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना इज डेटा इंटरप्रिटेशन. दैट इज DI एज आई अंडरस्टैंड. ठीक है, तो पहले तो आपको बेसिक्स ब्रश करने हैं, विच मीन्स यू नीड टू रेगुलरली प्रैक्टिस व्हाट यू स्टडीड इन 9th and 10th, जो काफी पहले हो चुका है. तो even if you do it, twice, thrice a week, maybe 10-15 questions a day or 3 times in a week would be enough for you to score well in this subject. 10 to 12 questions आते हैं, बहुत excessive मेहनत करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप ignore भी नहीं कर सकते. And I did give you the reason why you cannot choose to ignore this subject altogether, right? Developed calculation speed and accuracy which develops over time. जैसे जैसे आप practice में अपने आप आगे बढ़ते हैं, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी भी बेटर होने लगती है. सैम्पल क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करिए, एनालाइज करिए. अगर क्वेश्चन गलत हो गया है या देर में सॉल्व हुआ है तो आप उसे जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते थे. हाउ एल्स कैन यू सॉल्व अ क्वेश्चन क्विकली. एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफी सारे तरीके होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं. इज देयर समथिंग दैट मे बी यू कैन अप्लाई इन योर क्वेश्चन टू सॉल्व इट मोर क्विकली. दैट इज समथिंग दैट यू get to know after you analyze your exam, right? Or analyze your mock or sample test. Then use quality study material. Do not just go for any study material. एक अच्छा accurate without mistake study material use करना है. Over difficult, over simple material नहीं use करना. बिल्कुल 11th-12th के questions डाल दिए आपको और आपको समझ ही नहीं आ रहा, ये तो मुझे पता भी नहीं था मैथमेटिक्स में आता है, right? तो ऐसा कुछ नहीं. Just go for a accurate and appropriate study material that helps you in your preparation and does not make you lose interest in mathematics. Okay, then we have logical reasoning. Logical reasoning का content बिल्कुल basic है. passage again कहीं से भी आ सकता है. it can be from anywhere. it can even come from law. कोई legal passage भी हो सकता है. honestly, length again बहुत ज्यादा नहीं रहती है. 300, 250 to 300 words, 350 तक जा सकती है, बट बहुत कम सिचुएशन में ऐसा होता है. रिलेटिवली स्मॉल होते हैं लॉजिकल के पैसेज. ऑब्जेक्ट है आपके लॉजिकल एप्टीट्यूड को टेस्ट करना. दैट्स इट. कैन यू थिंक लॉजिकली. इन सिंपल वर्ड्स, लॉजिकल एप्टीट्यूड का मतलब यही होता है. क्या आप लॉजिकली
सोच सकते हैं? क्या आपका अप्रोच लॉजिक के साथ चलता है? Are you more emotional or logical? That is what this section tests you upon, because a person working in the legal fraternity needs to be more logical, राइट? सो यही मतलब ऑब्वियसली उस तरह के क्वेश्चंस नहीं है। लॉजिक्स में, लॉजिकल एप्टीट्यूड में भी या लॉजिकल रीजनिंग में भी देयर आर सर्टेन एरियाज दैट आर कवर्ड, और वो एरियाज आपको पढ़ा दिए जाते हैं, उन्हीं एरियाज से क्वेश्चन आते हैं। सो इट इज प्रिटी एग्जॉस्टिव। अगर इसकी लगातार प्रैक्टिस की जाए तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर सकेंगे। हो सकता है कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, उसे आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मेजरली आप इस सेक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। इट इज नेवर टू कॉम्प्लिकेटेड एंड फ्लैट, right? And it gives you an edge if you practice this section well and give it enough time. It can give you a very good edge in the examination. ठीक है, तो this is identifying arguments and their components. Arguments in inference एक टॉपिक है जो आपको it is one of a topic in logical reasoning जिसकी आप प्रैक्टिस करते हैं। स्किल जो चाहिए वो लॉजिकल ही है। लॉजिकल में बस एक ही स्किल है, लॉजिकल रीजनिंग में द ओनली स्किल दैट यू नीडेड लॉजिक एंड ऑफ कोर्स इन्फरिंग कैपेबिलिटीज या फिर कॉम्प्रिहेंशन कैपेबिलिटीज। लेट्स कि आप कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं कि नहीं चीजों को। राज ने ऐसा किया, मीता ने ऐसा किया, या फिर ब्लड रिलेशंस पे सवाल आ जाते हैं, या फिर दे माइट गिव यू अ सर्टेन सीक्वेंस ABCD के, ऐसा कुछ दे दिया कि 1 2 3 4 और इससे मिलता जुलता है ABCD। अब आता है EFGH, तो इसके कॉन्करेंस में कौन सा न्यूमेरिकल ऑर्डर बनेगा, और आपको ऑप्शन दे दिया। अब ये तो मैंने बहुत सिंपल दे दिया है, इतना सिंपल नहीं आता है, बट यू गेट व्हाट आई मीन, राइट? यही है लॉजिकल रीजनिंग, काइंड ऑफ लाइक दैट। तो उसके बाद आर्ग्यूमेंट समझना, आर्ग्यूमेंट्स को समझ के उनका इन्फरेंस निकालना, दिस इज अ स्किल। प्रिपरेशन इसमें कुछ नहीं हो सकता, देर इज नथिंग दैट यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम। द ओनली थिंग दैट यू नीड व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन इज प्रैक्टिस, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स। ऑफ कोर्स इनको करने का तरीका होता है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं होते, इनमें कोई थ्योरी नहीं होती, बट देयर इज अ वे यू सॉल्व देम, देयर इज अ वे यू अंडरस्टैंड द आर्ग्यूमेंट्स, एंड देयर इज अ वे you deduce conclusion from those arguments, and all this comes from practice. So the entire preparation of logical reasoning revolves around how well you practiced it, right? Analyzing patterns of reasoning, the skill that is required is of course inference, comprehension, the same thing that I've been talking about, finding new situations, drawing relationships, identifying contradictions। इन सब में आप कितना लॉजिकली सोच सकते हैं, इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं, कितने अच्छे से आप कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं गिवन क्वेश्चन को इन अकॉर्डेंस टू द पैसेज, इज ऑल दैट लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट्स यू अपॉन। ठीक है, This is the preparation strategy. You need to regularly practice with diverse materials, which means कि आपको different questions को practice करना है, and if at all there is a certain kind of a problem that you mostly find yourself stuck at, well then you can practice it more and then overpower that difficulty. Focus on argument structure, analytical skills को develop करिए, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस जितने प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने करिए, मॉक टेस्ट और उनको रिव्यू करिए। अगेन द सेम थिंग, क्योंकि ये कैलकुलेशन पे ज्यादा बेस करता है क्वांट्स की तरह। सो इफ यू आर एबल टू गेट अ क्वेश्चन करेक्ट बट you know did it in a very long time, you should be able to analyze कि आप उसे कम समय में कैसे कर सकते थे। और if you got a question wrong, you should be able to analyze कि वो गलत हुआ क्यों, सही आंसर क्यों सही है और मेरा आंसर गलत क्यों है। तो लॉजिकल में इस चीज को एनालाइज करना बहुत जरूरी होता, वरना आप मिस्टेक को रिमूव नहीं कर सकते। वही, क्योंकि एक तरह का कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं ना, वही कंक्लूजन आपका एग्जाम तक चलता रहेगा, और अगर आप उस कंक्लूजन को चेंज नहीं करेंगे या उस मैटर पे या उस प्रॉब्लम पे सही कंक्लूजन तक नहीं पहुंचेंगे सही स्किल को यूज करके, तो आप अपनी कमजोरी को कभी ओवर पार नहीं कर सकते। सो ऑफ कोर्स देयर इज अ सर्टेन प्रोसेस दैट यू गो थ्रू, and that process requires a lot of practice, and as and when you become part of the course, you practice a lot, practice sheets, class tests, mock tests, homework, etc. Logical reasoning becomes very interesting and very simple. Then we have GK current affairs. Source is anything. Again, fictional write-up नहीं होता, static और current दोनों ही कुछ आ सकता है।
It can be static or current. Length, again, 400 words, might be 450 as well. Content is GK current affairs, newspapers, magazines, etc. ठीक है, कोई आर्टिकल भी हो सकता है, just by the way. So the key areas that you need to focus on the contemporary events that are of huge significance. Art and culture a little bit, especially if it was in the news for some reason, not otherwise. Lucent नहीं पढ़ना है. मैं personally suggest नहीं करती कि बच्चे Lucent पढ़े, but if you want to, you can. I personally believe that it is kind of waste of time because GK in CLAT is majorly current. It's actually just current. जो थोड़ा बहुत स्टैटिक होता है वो आपका करंट के साथ ही कवर हो जाता है, वो क्लासेस में कवर करवा दिया जाता है, उसके लिए इस एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं है स्टैटिक जीके के लिए. ओके, सो इंटरनेशनल अफेयर्स स्कोप बस इतना है कि भाई जितना न्यूज़पेपर में पूछा गया है, एक आध पैसेज आ सकता है. एरियाज कैन बी मोस्टली समथिंग रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स. इंटरनेशनल अफेयर्स में कुछ भी जो ह्यूमन राइट्स के एस्पेक्ट पे टच करता है, और मे बी एनवायरमेंट राइट, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है. इंटरनेशनली बहुत कुछ चलता रहता है, कई बार समथिंग रिलेटेड टू मे बी देयर कॉन्स्टिट्यूशन, तो समथिंग विच इज सिग्निफिकेंट, विच इज बीइंग टॉक्ड अबाउट अ लॉट, तो वो इम्पोर्टेंट है. हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस, कोई हिस्टोरिकल इवेंट है जो किसी वजह से अभी फिर से सिग्निफिकेंस में आ रहा है, राइट. फॉर एग्जाम्पल बाबरी मस्जिद का जो केस है, कितनी पुराना हुआ था बाबरी मस्जिद बॉम्बार्डमेंट एंड वॉट नॉट, लेकिन वो केस अभी कुछ टाइम पहले ही जाके खत्म हुआ है, राइट. तो वो एक हिस्टोरिकल इवेंट है जो आज तक सिग्निफिकेंस में है किसी वजह से. तो इस तरह के इवेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं अगर वो आपके टाइम तक स्ट्रेच हो गए हैं तो, नहीं तो नहीं. उसके बाद स्टैटिक एरियाज में जनरली वही एरियाज इंपॉर्टेंट है जो जिनका करंट पार्ट न्यूज़पेपर्स और मीडिया में था. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि केरला से निकल कर आया, केरला हाई कोर्ट से, कि राइट टू इंटरनेट इज नाउ अ फंडामेंटल राइट, जो कि केरला से पहली बार निकल कर आया था. केरला हाई कोर्ट ने ही कहा था कि राइट टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट गिवन अंडर आर्टिकल 21. इनहेरेंट राइट है वो, आर्टिकल 21 का इनहेरेंट पार्ट है. ठीक है, अब केरला न्यूज में आ गया क्योंकि इतनी बड़ी बात कह दी, इतना बड़ा प्रिंसिपल आ गया, आर्टिकल 21 का एक नया इंटरप्रिटेशन, इंटरनेट को भी इनहेरेंट फ्रीडम बना दिया. अभी केरला में कुछ केरला इज हिस्टोरिकली वेरी रिच, कल्चरली वेरी रिच, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, आर्कियोलॉजिकली केरला में बहुत कुछ है. तो क्योंकि केरला न्यूज में है, क्योंकि उसका हाई कोर्ट न्यूज में है, तो मे बी केरला में जो मॉन्यूमेंट्स हैं, आर्किटेक्चर, हेरिटेज, डांसेस, all the events or all the factors that give केरला अ यूनिक थिंग, चाहे वो कोई बिल्डिंग हो या कोई डांस स्टाइल, वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, आई होप आप मेरी बात समझ गए. तो जैसे यूपी से निकल कर आया, तो यूपी में भी बहुत सारे, या दिल्ली को मान लेते हैं, दिल्ली में लेट्स से दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ बहुत बड़ी बात कह दी और अब वो न्यूज़ में एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट एंड सडनली एवरीबडी हैज. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से कि दिल्ली में कुछ बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, ठीक है, अभी हुआ भी था, दिल्ली एलजी जो पूरा का पूरा एक्ट आया, सेंटर जो एक्ट लेकर आ रहा था जिससे दिल्ली गवर्नमेंट की पावर्स रेस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, इट वाज इन क्वेश्चन, राइट. सो देयर वर लॉट ऑफ हीटेड डिबेट्स, अरविंद केजरीवाल इज नाउ इन जेल, बहुत कुछ हो रहा है दिल्ली में. बेसिकली दिल्ली सिग्निफिकेंट तो है फॉर वेरियस रीजंस, बिकॉज सेंटर और स्टेट में हमेशा एक क्लैश रहता है, हमेशा किसी वजह से न्यूज में रहते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन का कोई एस्पेक्ट हमेशा दिल्ली के संदर्भ में न्यूज़पेपर में रहता ही है. दिल्ली कल्चरली तो वैसे रिच नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकली काफी रिच है, काफी सारे मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पे. सो मे बी दैट मे बी आस्क्ड कि भाई कुतुब मीनार किसने बनवाया था. ऐसे एब्स्ट्रैक्टली नहीं पूछ लिया जाएगा आपसे कि भाई अकबर ने कौन सा रिलीजन शुरू किया था, नहीं, अनटिल एंड अनलेस उसका किसी करंट इवेंट से कोई रिलेशन ना हो, right. So you understand what I'm saying, right? So static is not important on its own independently, but if it somehow become ancillary to something which is happening, current legal का part है, sorry, current affairs का part है, तो वो static portion important हो जाता है. या फिर आपको लगे कि मैम ये तो बहुत मुश्किल होगा, कितना ही पढ़ लेंगे हम, मतलब कितना हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, उसका तो हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, सब कुछ है, हाउ मच डू
we have to cover? Well, everything is taken care of in the classes. तो जो करंट इवेंट्स हैं उनसे जो स्टैटिक रिलेट करता है वो आपको क्लास में पढ़ा दिया जाता है, मटेरियल में भी दे दिया जाता है. आपको खुद से कुछ नहीं करना, जो मटेरियल आपको दिया है उसे पढ़ना है, लगातार पढ़ना है बस, और क्लासेस को अटेंड करना है. जीके पूरी तरह से हम कवर कर लेंगे, एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना एक्सेप्ट न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर पढ़ना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है बिकॉज वी वांट टू एनरिच यू विद नॉलेज. ऑफ कोर्स दैट इज one of our agendas, but we also want you to develop your reading skill, which is a key ingredient of CLAT. रीडिंग अगर अच्छी नहीं है तो एग्जाम पूरा नहीं हो पाएगा, भले ही आपका एप्टीट्यूड कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो. तो रीडिंग आपकी अच्छी होनी जरूरी है, और वो अच्छी तभी होती है जब आप उसे रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है. दिस इज द प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी. रेगुलर रीडिंग, नोट टेकिंग, नोट्स बनाते रहिए, डेली न्यूज को पढ़िए, स्पेशलाइज्ड मैगजीन्स को पढ़िए. दृष्टि आपको स्पेशलाइज्ड मैगजीन्स प्रोवाइड करेगा. आप यूपीएससी की मैगजीन उठा लेंगे या फिर पीसीएस की मैगजीन उठा लेंगे तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट है, एक्सेसिव बर्डन है, अननेसेसरी एफर्ट है. ठीक है. वो मैगजीन आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि आप वो एग्जाम नहीं दे रहे हैं. दृष्टि विल क्यूरेट अ मैगजीन दैट केटर्स टू यू ओनली एंड स्टडी फ्रॉम दैट, जस्ट दैट. राइट. कीप मेकिंग नोट्स. नोट्स बहुत जरूरी होते हैं. जीके को रिटेन करने का और कोई तरीका नहीं है. यू रीड समथिंग एंड देन यू मेक अ नोट ऑफ इट यूजिंग योर ओन मेमोरी. राइट. फोकस ऑन लीगल इन्फॉर्मेशन. जीके में पूछ ली जाती है. प्रैक्टिस करते रहिए. प्रैक्टिस करते रहेंगे तो रीडिंग भी डेवलप होगी और जीके के किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वो भी समझ आ जाएगा. स्टैटिक जीके को रिव्यू कर लीजिए क्लास के थ्रू. मॉक टेस्ट और क्विजेस में लगातार पार्टिसिपेट करिए. ओके. Now this is the weightage. Roughly English, like I told you, 22 to 26, roughly 20%. Current affairs 28 to 32 questions, roughly 25%. Legal again 28 to 32, थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाते हैं, हमेशा ही 33 34 तक पहुंच जाते हैं. ठीक है. 25% पेपर है इसका, ये भी 25% आता ही है एग्जाम में. Logical reasoning about 22 to 26 questions, 20% of the paper. Quant 10 to 14 questions, roughly 10% of the paper, right? Now this is the strategies based on weightage. You need to focus on high weightage section. Everybody tells you that, I will also tell you that. Focus आपका high weightage sections पे रहना चाहिए. लेकिन high weightage का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जीके और लीगल. माइंड यू, इंग्लिश और लॉजिकल का भी 40% वेटेज है. ठीक है. तो सिर्फ 50% करके दूसरे 50% को भूल जाओगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा. आई टोल्ड यू कि एग्जाम को निकालने का एक परसेंटेज है. इफ यू बिलोंग टू अ जनरल कैटेगरी, you need to have a minimum of 85% score in order to be eligible to for a college. ठीक है. 85% स्कोर मिनिमम होना चाहिए कॉलेज एलिजिबिलिटी के लिए. अगर इससे थोड़ा सा भी कम है तो आपको कॉलेज ही नहीं मिलेगा. आप छोड़िए टॉप, कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा. ठीक है. And when it comes to people who are belonging to other categories entitled to reservation, you need to have minimum 75%. ठीक है. थोड़ा सा और नीचे हो जाता है एसटीज के लिए, इट इज 70%. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि सिर्फ 50% सॉल्व करके 85% मार्क्स तो नहीं आ सकते, है ना. अब 50 + 40 90% सॉल्व कितने अच्छे से कर लो कि भाई 85% एक्यूरेसी बैठ जाए. इसलिए आप सॉल्व करेंगे 100% और उससे जितनी एक्यूरेटली कर सकते हैं उतना एक्यूरेटली करेंगे. हाई वेटेज का मतलब है कि आपको इन 4 सेक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस देना है और मैथमेटिक्स को एज की तरह इस्तेमाल करना है ताकि आप किसी भी हालत में 85% पे फॉल करें ही. ठीक है. प्रिपरेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए. यू कैन नॉट जस्ट कीप फोकसिंग और कीप सॉल्विंग वन काइंड ऑफ क्वेश्चंस और questions from one sections. You need to equally divide it and solve them accordingly. हर section को थोड़ा थोड़ा सा time दीजिए depending on their weightage of course. Legal और GK के questions थोड़े ज्यादा कर सकते हैं. GK को रोज करना पड़ेगा obviously क्योंकि बिल्कुल end में करेंगे तो कितना सारा GK करना पड़ेगा, नहीं कर पाएंगे. So the ideal way is to prepare a little bit every day so that it doesn't become a burden on you towards the end. Right. So of course GK becomes an everyday task. With GK you can keep coupling different subjects. कभी logical कर लिया, कभी English कर लिया, कभी legal कर लिया, कभी mathematics कर लिया. इस हिसाब से आप
परमिटेशन कॉम्बिनेशंस बिठा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस एंड शेड्यूल. देन टाइम मैनेजमेंट, एवरीथिंग हैज टू बी डन विद इन सर्टेन टाइम. आपका जो सेक्शनल टेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ इंग्लिश का टेस्ट या फिर सिर्फ जीके का टेस्ट, कितने भी क्वेश्चंस हो, आपका टारगेट रहना चाहिए कि मैं 20 to 25 मिनट्स में उस टेस्ट को खत्म कर दूंगा, अगर क्वेश्चंस भी 20 to 25 हैं. आइडियली यू शुड नॉट स्पेंड मोर देन अ मिनट ऑन वन पैसेज, आइडियली. और आपको प्रैक्टिस भी इसी तरह से करनी है कि मैं 1 मिनट के अंदर अंदर पैसेज और उसके क्वेश्चंस को कर लूं. ये आपका टारगेट होना चाहिए. बहुत एम्बिशियस टारगेट है बट अचीवेबल है. ओके. mock test and practice, of course, that is very very important. प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं. सबसे पहला जो फेज होता है प्रिपरेशन का वो होता है फाउंडेशन. फाउंडेशन को बनाना जरूरी है. यू नीड टू बिल्ड ऑन द फाउंडेशन विच मीन्स यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स. तो कंसेप्ट्स के साथ फेमिलियर होइए. लीगल के कंसेप्ट्स को, लॉ को पढ़ना शुरू करिए. स्टार्ट अटेंडिंग द क्लासेस, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द मटेरियल दैट वी आर गिविंग टू यू. स्टार्ट working on or brushing up the concepts of grammar and mathematics that were taught to you before 11th, 9th, 10th, 8th, 7th. जो इंग्लिश है उस टाइम की पढ़िए. रेन एंड मार्टिन को ब्रश करना शुरू करिए. उसमें ज़्यादातर जो है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को उठाइए, देखिए उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. व्हाट एग्जैक्टली इज द सिलेबस. मैम ने एक जनरल आइडिया तो दे दिया है बट टॉपिक्स स्पेसिफिकली नहीं बताए हैं. तो लेट मी फिगर आउट द टॉपिक्स. एक्टिव पैसिव आ रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रहा है, वो कैप के कितने क्वेश्चंस है और किस तरह के क्वेश्चंस है, लॉजिकल रीजनिंग के कौन से क्वेश्चंस है. डिपेंडिंग ऑन दैट क्वेश्चंस और डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, स्टार्ट creating the syllabus, a specific syllabus, topic wise covered, right? And then start building on that syllabus. उस topic के according अपने आप को prepare करना शुरू कर दीजिए. That's how you build the foundation. Okay? Reading की habit को आपको बिल्कुल regular करना है. Newspapers have to be part of your daily curriculum. You have to read a newspaper. पूरा भले ही ना पढ़ें. I understand newspaper reading can become redundant after a certain while. People tend to get bored with it. They don't want to read it daily. They ignore it. So instead of reading the entire newspaper, why don't you just read the part that is important? National, international, थोड़ा सा a little bit of editorial, कुछ interesting सा editorial है तो उसे पढ़ लिया. International, national को cover कर लिया. Regional को बिल्कुल छोड़ दिया. इस तरह से कर सकते हैं. रीडिंग भी हो जाएगी और आप अपडेटेड भी रहेंगे. बिजनेस, इकोनॉमिक्स और ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको क्लास में पढ़ाई दिया जाएगा. स्पोर्ट्स को भी क्लास में कवर कर लिया जाएगा. राइट. लीगल टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करना है. हर लॉ में सर्टेन टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो वो क्या टॉपिक्स हैं? इफ यू आर टू, द क्लासेस विल सून बिगिन, बट बिल्कुल बेसिक जो टॉपिक्स होते हैं जो मे बी 11th 12th क्लास की लीगल स्टडीज की बुक में, इनफैक्ट उसमें भी बहुत ज्यादा दे रखा है, लेकिन पहले शुरू में उसको पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं आप. AP भारद्वाज उठा सकते हैं. देयर आर सर्टेन लीगल कॉन्सेप्ट्स डिस्कस्ड इन दैट बुक एज वेल. सो यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर फाउंडेशन फ्रॉम देयर एंड देन प्रोसीड टू द कोर्स एज एंड व्हेन इट स्टार्ट्स. देन यू नीड टू डीप डाइव एंड प्रैक्टिस. अब देखो सबसे जो बड़ा फॉर्मूला है इस कंपटीशन का वो ये है कि प्रैक्टिस डे 1 से शुरू हो जानी चाहिए. तो जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रैक्टिस साथ साथ कर रहे हैं. जब आप रिवीजन भी कर रहे हैं तो भी आप प्रैक्टिस साथ साथ कर रहे हैं. ऐसा नहीं कर सकते कि पहले प्रिपेयर कर लेता हूं फिर रिवाइज करूंगा फिर प्रैक्टिस करूंगा. नहीं. These are not 3 steps. There are only 2 steps and they need to be corroborated with practice, continuous practice. So while you are preparing, you have to practice. क्योंकि उसे रिवाइज करने का और कोई तरीका नहीं है. लॉ को पढ़ना काफी नहीं है अगर तुम उसे पैसेज में पढ़ के अप्लाई नहीं कर पाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. लॉजिकल के कंसेप्ट्स पढ़ना काफी नहीं है. If you are not able to solve the questions again, what do you need to do? You need to practice, right? So you need to prepare and practice. When you are done with the preparation, start with revision, again continue with the practice. तो लीगल टॉपिक्स की डिटेल स्टडी जो आपको क्लास में करवाई जाएगी. सेक्शनल टेस्ट और क्विजेस को लगातार देना है. जैसे टॉट का कोई कंसेप्ट खत्म कर दिया या फिर टॉट का कोई चैप्टर खत्म कर दिया, उस चैप्टर से रिलेटेड पैसेजेस सॉल्व करने शुरू कर दिए. स्टे अपडेटेड विद द लीगल डेवलपमेंट्स, ऑफ कोर्स दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
फेज 3 में रिवीजन और स्ट्रैटेजी रिफाइनमेंट हो जाता है, कंसोलिडेटेड रिवीजन आ जाता है, मतलब यू नीड टू कंसोलिडेट एवरीथिंग। एक दिन में आप सब कुछ जितना भी आपने मटेरियल अपना प्रिपेयर किया था वो आप रिवाइज करने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, if you have prepared material for GK, you need to revise it on a daily basis, otherwise you'd forget everything on the day of the exam. So take out an hour or two, जितना भी टाइम लगता है, पूरा नहीं तो आधा सही, लेकिन उसे रेगुलरली रिवाइज करते रहिए। लीगल के भी अपने कंसेप्ट्स के क्लास नोट्स बनाए होंगे, उसको भी रिवाइज करिए। रिवीजन के बाद तुरंत ही क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए ऑन द सेम डे। ठीक है, दिस इज व्हाट कंसोलिडेटेड रिवीजन इज। यू रिवाइज एंड यू प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली। एनहांस मॉक टेस्ट, जो एडवांस मॉक टेस्ट होते हैं, जो बिल्कुल एग्जाम के सिमुलेशन पे बेस्ड होते हैं, देयर जस्ट लाइक द एग्जाम, मे बी ऑल इंडिया टेस्ट और समथिंग लाइक दैट, सिट फॉर देम, रेगुलरली टेक देम। अगर आपको कोई मौका मिल रहा है ऑल इंडिया टेस्ट को देने का, जो दृष्टि भी आपको कंडक्ट करवाएगा, आप उसमें जरूर बैठिए। सी वेयर यू स्टैंड व्हेन यू आर एक्चुअली कंपीटिंग विद द peers, right? Then group discussion, if you can form a group discussion chain where you are, you find yourself among students who are on the same boat preparing for the same competitive exam, maybe you can have a group study or discussion जहाँ पे आप लॉजिकल को डिस्कस कर सकते हैं, लीगल के पैसेजेस को डिस्कस कर सकते हैं, जी के करंट अफेयर्स में व्हाट इज रेलेवेंट व्हाट इज नॉट रेलेवेंट, इस चीज पे डिस्कशन होल्ड किया जा सकता है, बट इट इज ऑन यू टू फाइंड दोज ग्रुप्स, राइट? फेज 4 फाइनल प्रिपरेशन, फोकस्ड रिव्यू, मतलब फोकस्ड। नाउ यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ अपने रिवीजन पे फोकस करेंगे, और रिवीजन आप पढ़ पढ़ के नहीं करते हैं, रिवीजन आप सिर्फ प्रैक्टिस से करते हैं। फोकस्ड रिवीजन इज नॉट टेकिंग रेफरेंस फ्रॉम द सोर्स, यू आर ओनली रिवाइजिंग बाय जस्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। यू आर not just solving the passages, you're also analyzing the passages. अब आपका पूरा का पूरा जो फोकस है वो प्रैक्टिस पे आ चुका है। This is what focused revision is. So you're solving the passage, you are analyzing the result of how you performed, and then figuring out why you performed the way you did. If you performed well, is there a way you can make it better? If you performed well, extremely well, is there a way that you can continue with that performance? If you're not performing as well, how can you make it, how can you make it better? आप improve कैसे कर सकते हैं? किसी टॉपिक में परेशानी है तो आप पढ़ के नहीं उसे ठीक करेंगे, आप उसे रिवाइज प्रैक्टिस करके ही ठीक करेंगे, लगातार उस पे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे until you become good at it, right? So all you need to do during this time is just practice. ये लास्ट के 2 months में होता है, इनफैक्ट नवंबर फर्स्ट वीक से आपका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस शुरू हो जाना चाहिए। मिनिमम 7 to 8 पैसेजेस आपको प्रैक्टिस करने ही ऑन अ डेली बेसिस विद एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट इन अ वीक। सिमुलेशन ऑफ एग्जाम कंडीशंस, टाइमर लेकर बैठिए, कोई भी चीज एब्स्ट्रैक्ट में मत करिए, डोंट गिव योरसेल्फ अनलिमिटेड टाइम बिकॉज यू देन डेवलप दैट वे विच इज नॉट आइडियल। आपको अनलिमिटेड टाइम में प्रैक्टिस करने की आदत हो जाएगी और एग्जाम में नहीं मिलता इतना टाइम, तो टाइमर के साथ करिए। जितना भी प्रैक्टिस कर रहे हैं पैसेज या क्वेश्चंस या टेस्ट या फिर मॉक टेस्ट, टाइमर लगा के करिए। Okay guys, so that was it for today's session. I hope you found it useful. Again, this is the first and foremost step in your preparation. सिलेबस को समझना, प्रिपरेशन की स्ट्रेटजीज डिवाइस करना, और फिर प्रैक्टिसिंग मटेरियल को सोर्स करना शुरू कर देना। तो ये सब प्रिपरेशन के फर्स्ट स्टेप्स और इनिशियल स्टेप्स होते हैं, इन पे काम करना शुरू कर दीजिए बिकॉज दिसंबर में एग्जाम है। सो आई शैल सी यू अगेन वेरी सून। तब तक सब अपना ख्याल रखेंगे, हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।